Hello everyone, बच्चा पार्टी. My name is Karthikeya Pandey and I have done my BTech from IIT BHU. बच्चों, यदि याद हो आपको तो हम लोग फ्रिक्शन की सीरीज में ऑलरेडी 7 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ढेर सारे केसेस रिलेटेड टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ एंड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. नो डाउट अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल दोबारा करने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे वेरिएशन और करने वाले हैं, बट क्योंकि इंक्लाइंड फ्रिक्शन इंक्लाइंड मोशन में यूज होने वाले फ्रिक्शन का भी हर जगह एप्लीकेशन देखने को मिलेगा हमें, इस वजह से आज हम एक नया कॉन्सेप्ट कवर करेंगे आज की क्लास में. और आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे फ्रिक्शन इन केस ऑफ इंक्लाइन मोशन. ऑलरेडी हम लोग एक बार बात किए थे, यदि आप लोग को याद हो तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार किया था, जिसमें क्वेश्चन दिया था कि एक बॉडी है जिसको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बीच में रिलेशन दिया था ट्वाइस का, और ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि जब बॉडी नीचे आएगी तो कितना वेलोसिटी गेन कर लेगी, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना. वहाँ पे हम लोगों ने रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन ये सब निकाल के और गेम किया था पूरा, यदि आपको याद हो तो. चलिए आज हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं. थोड़ा ध्यान से, आपके लिए सबसे पहला एक वेरिएशन आ रहा है, ध्यान से. एक क्वेश्चन की तरह सीधा मैं उस वेरिएशन को ले रहा हूं, एज अ क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है. क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि मान लीजिए कोई ऐसा प्लेन है, ठीक है, एक ऐसा प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर एक ऐसी बॉडी रखी हुई है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू है, और ये प्लेन इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने धीरे धीरे इस प्लेन को उठाना चालू कर दिया. तो जब प्लेन को उठाने लगे तो कुछ देर बाद ये आपको प्लेन कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस प्लेन विल लुक लाइक दिस, और ये ब्लॉक कुछ ऐसी कंडीशन पे दिखाई देगा. दिस एंगल विल बी थीटा, और कंटिन्यूसली ये थीटा बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली दैट थीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है. बहुत अच्छे. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. बहुत अच्छे. सो हमको ये आइडिया लग गया हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन ना. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके सामने, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन समझिएगा. क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि आपको बताना है वो पर्टिकुलर थीटा जब ये बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दे. क्या करना स्टार्ट कर दे? स्लाइड करना स्टार्ट कर दे. वो पर्टिकुलर एंगल आपको बताना है जिस एंगल पे ये बॉडी स्लिप करके नीचे आना चालू कर दे. क्योंकि अभी तो देखो ऐसे रखा है, तो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आई एम गोना हैव अ एग्जांपल, ठीक है. मान लो ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है ना. कॉपी में ये एक रिमोट रखा हुआ है, तो जैसे मैं ये एंगल बढ़ा रहा हूं, देखो एंगल बढ़ा रहा हूं, तो अभी बॉडी नहीं चली है, लेकिन एक हाथ से एंगल किया तो बॉडी चलने लगी. तो क्वेश्चन ये है कि वो किस एंगल पे वो बॉडी चलना स्टार्ट करेगी, इन मतलब वो एंगल की वैल्यू क्या होगी जब हमारी बॉडी मूव करना चालू कर दे. ये हमारा क्वेश्चन है. तो मैंने कहा ये तो मेरे दाएं हाथ अकेले, मैं इसको ऐसे खत्म करता हूं. चलो ध्यान से, मैं पहले ये सोचता हूं कि मैं इसका यदि एफबीडी बनाऊं तो मुझे चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी. सो लेट्स ड्रॉ इट्स एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम. मैं सोचता हूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा दिखाई देगा. तो ध्यान से देखो बेटा, इस बॉडी पे ध्यान से देखना, तो इधर की ओर लग रहा होगा mg साइन थीटा, इधर की ओर लग रहा होगा लाइक दिस mg साइन थीटा, इधर की ओर लग रहा होगा mg cos थीटा, इधर की ओर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n, और कहीं ना कहीं इस बॉडी को रोकने के लिए, क्योंकि mg साइन थीटा इधर लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका फ्रिक्शन आ रहा होगा इधर की ओर. सिंपल सा लॉजिक. क्लियर है क्या? अब तुम भी समझ रहे हो और मैं भी समझ रहा हूं कि जैसे 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 आप एंगल बढ़ाओगे, तो एंगल बढ़ाने पे आपका mg तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन साइन थीटा तो बढ़ेगा क्योंकि थीटा बढ़ रहा है. मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि mg साइन थीटा बढ़ेगा. अब जब mg साइन थीटा बढ़ेगा तो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहेगा, और एक वक्त आएगा जब फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर लेगा, और जिस वक्त आपका फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर चुका होगा उस वक्त की कंडीशन तक आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी. लेकिन उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाएंगे, आपका जो mg साइन थीटा लग रहा है वो इफेक्टिव हो जाएगा, और आपका फ्रिक्शन कमजोर पड़ जाएगा, और वो बॉडी स्लिप करना चालू कर देगी. क्लियर है? तो आपके लिए एक होमवर्क है कि उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं.
क्लियर है? एंगल ऑफ रिपोज नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, तो आप गूगल करेंगे सारे लोग कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, ये आप सब लोग के लिए एक टास्क है, काइंड ऑफ होमवर्क है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्हाट्सअप करके या कमेंट करके जैसा भी पॉसिबल हो सके, यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि भैया मैंने सर्च किया और वो कॉन्सेप्ट क्या था। बाय द वे, मुझे ये तो समझ में आया कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बॉडी स्लिप करना चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि mg sin थीटा उसके बाद बड़ा हो जाएगा और फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग वैल्यू अचीव कर चुका होगा, उससे बड़ा यदि mg sin थीटा हो जाएगा तो बॉडी मूव करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने कहा whenever this body is going to start sliding, ये बॉडी जब स्लाइड करना चालू करेगी या फिर बॉडी कब तक स्लाइड नहीं करेगी, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस किए ले रहे हैं। अब मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई लेट्स रफ इट नाउ, ध्यान से। तो मैंने कहा बॉडी शुड नॉट मूव या फिर बॉडी नॉट मूव या फिर बॉडी स्टार्ट मूव, कुछ भी ऐसा बोल दो। तो इफ बॉडी इज एट रेस्ट, यदि बॉडी रेस्ट पे है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, यदि बॉडी हमारी रेस्ट पे है, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो। ये जो mg sin थीटा लग रहा है वो तुम्हारा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के। उससे छोटा होगा तो भी बॉडी रेस्ट में रहेगी, उसके बराबर होगा तो भी बॉडी रेस्ट में रहेगी। हाँ, आपका mg sin थीटा जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, किससे? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से। यदि बड़ा हो जाएगा तब उस कंडीशन में इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि आपकी बॉडी नहीं रुक पाएगी। तो मैंने कहा चलो FL की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू और लेस देन म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, म्यू मतलब म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन। नाउ क्वेश्चन है कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो हमें देख के पता चल रहा है कि जितना फोर्स इधर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर की ओर लग रहा हो, क्योंकि ये बॉडी ना इधर उछल रही ना इधर उछल जा रही, इसका मतलब नेट फोर्सेस बैलेंस है। सो बिना किसी टेंशन के हम बोल सकते थे एन इज इक्वल टू mg cos थीटा। सो लेट्स रिप्लेस इट देयर, वहां पे इसको रिप्लेस कर देते, जैसे रिप्लेस करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, mg sin थीटा should be less than or equals to म्यू mg cos थीटा। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ ध्यान से, mg से mg कैंसिल आउट हो गया, ये cos थीटा उधर चला गया, तो हमारा क्या आ गया, tan थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू। जब तक आपका थीटा इस tan को इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। जब तक आपका थीटा ध्यान से देखिए tan इनवर्स म्यू के बराबर या उससे छोटा है, आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी नहीं चलेगी। मतलब आपका जो एंगल है वो मान लीजिए यहाँ तक गया है और ये वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर है या उससे छोटी है, तो बॉडी आपकी स्लिप नहीं करेगी। तो यदि हम चाहते हैं कि बॉडी मूव करे तो इसके जस्ट अगली कहानी आ जाएगी, इफ थीटा इज ग्रेटर देन, यदि थीटा बड़ा हो जाए किससे, tan इनवर्स म्यू से, तो क्या बोलेंगे, बॉडी विल मूव। बाय द वे, हम कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे तो हो सकता है वो यही वाला एंगल हो, तो एक बार सर्च करिएगा कि भाई एंगल ऑफ रिपोज था क्या। बाय द वे, अभी समझाने के लिए मैंने बस बोला, फिर से दोबारा अच्छे से, हम चाह रहे हैं कि यदि वो बॉडी स्लिप ना करे तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन यही होगी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, उससे हमारा mg sin थीटा छोटा है उसके बराबर होना चाहिए। उसको मैंने सॉल्व किया तो हमारा थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। जब तक आपका थीटा tan इनवर्स म्यू के बराबर या उससे कम है, आपकी बॉडी स्लिप नहीं करेगी। जैसे ही आपका थीटा tan इनवर्स म्यू से बड़ा हो जाएगा, आपकी बॉडी स्लिप कर जाएगी। सो दिस इज द लॉजिक। ओके, हमने ये लॉजिक पूरा समझ लिया। आज के बाद हमको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि बॉडी कब स्लिप करेगी और बॉडी कब स्लिप नहीं करेगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गए। नाउ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब चीज़ों को और अच्छे से बिल्डअप करते, इसी के बेसिस पे थोड़ा ध्यान देंगे, मां कसम मजा आ जाएगा। ध्यान से, अब आपको बताना है फाइंड, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स इफ थीटा इज इंक्रीजिंग। यदि थीटा बढ़ रहा है तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स पता करना कि कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज देखने को मिल सकती हैं। एक बॉडी है जो कि ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन में रखी हुई है,
और इसका जो थीटा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, मास ऑफ द बॉडी इज m। ठीक है, आपको बताना है कि इस बॉडी और इस सरफेस या जो प्लेन है उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कांटेक्ट फोर्स की बातें की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं मुझसे नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट मांगा जाएगा। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं, सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन होने वाली है। पहली कंडीशन जब हमारा बॉडी रेस्ट में रहेगी, और दूसरी कंडीशन जब एक पर्टिकुलर थीटा से बड़ा एंगल हो जाएगा तो बॉडी स्लिप करने लगेगी, तब की कहानी अलग होगी। तो मैं अपनी कहानी को दो भागों में बांट दूंगा। एक, व्हेन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू और इक्वल्स टू म्यू, मतलब tan इनवर्स म्यू के बराबर है या उससे छोटा है, और एक जो हमारा थीटा tan इनवर्स म्यू से बड़ा है। तो चलिए दोनों को यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से। सबसे पहला केस लेने जा रहा हूं मैं, व्हेन योर थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। थीटा इज इक्वल्स टू और लेस देन tan इनवर्स म्यू। तो बॉडी किस में रहेगी, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी हमारी रेस्ट में रहने वाली है। चलो बहुत अच्छे। तो मैं उसका एफबीडी बनाऊं क्या, जैसे ही मैं उसका एफबीडी बनाऊंगा तो कैसा दिखाई देगा, हाउ विल इट लुक लाइक। थोड़ा ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन एन, इधर की ओर mg cos थीटा और इधर की ओर mg sin थीटा और इधर की ओर फ्रिक्शन Fr। अब इसको मैं लिमिटिंग वैल्यू पे होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते, क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे रहती है तो मैंने आपको बताया था कि वॉट एवर इज द अप्लाइड फोर्स दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यदि याद आ रहा हो आप लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन वाली क्लास, यदि याद आ रहा हो तो लास्ट के पहले वाली क्लास, मतलब 6 नंबर का लेक्चर, आई थिंक 5th और 6th नंबर का, हाँ आई थिंक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन यदि लग रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का एक ही तरीका होता है कि वॉट एवर इज द अप्लाइड फोर्स दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या बोलूँगा, प्लीज पूरा फोकस। n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, mg cos थीटा, एंड दिस फ्रिक्शन Fr इज इक्वल्स टू दिस mg sin थीटा। तभी तो बॉडी रेस्ट पे रह पाएगी, और उसने पहले बता रखा है कि बॉडी इज एट रेस्ट व्हेन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, अभी निकाला था कुछ देर पहले। चलो, तो हम सब जानते हैं कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। तो चलिए पुट करा देते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mg cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस mg sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, mg का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे में से mg को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो सॉल्व करने पे हमारा आ चुका है FC इज इक्वल्स टू mg के बराबर, FC इज इक्वल्स टू mg के बराबर आ चुका है। तो मेरे को सबसे पहली कंडीशन आ गई कि वेन एवर अवर थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, अवर कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इक्विवेलेंट टू mg, विल बी इक्विवेलेंट टू mg। या फिर आप ऐसे बोलिए कि आपका नॉर्मल इधर क्यों लग रहा होगा, आपका फ्रिक्शन इधर क्यों लग रहा होगा, ओवरऑल आपका इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे आ रहा होगा, ओवरऑल इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो कांटेक्ट फोर्स ऐसा आ रहा होगा ऊपर की ओर n, और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट इन दोनों की वजह से ऐसा, और mg ऐसे आ रहा होगा, एंड दिस पर्टिकुलर mg इज गेटिंग बैलेंस्ड विद कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये तो मैंने अभी समझाने के लिए बता दिया है। बाय द वे हमने उसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया है कि हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है वो mg के बराबर आएगा। लेकिन क्या ये हरदम आएगा, नहीं, ये हरदम नहीं आएगा। ये तब आएगा जब आपका थीटा लेस देन और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू है। यदि tan इनवर्स म्यू से आपका थीटा बड़ा हो जाएगा तब ये कहानी नहीं होगी। तब क्या कहानी होगी, वी विल डिस्कस इट, अभी डिस्कस कर लेंगे, चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि आपका थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू है तो उस कंडीशन में हम एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, कि हमारे को कितना कांटेक्ट फोर्स मिलेगा, mg के बराबर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। अब आगे यदि बात करें, चलिए, नाउ व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, थीटा tan इनवर्स म्यू से बड़ा है मान लो, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तो अब बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी। नाउ
बॉडी विल मूव, और यदि बॉडी मूव करेगी तो अब जो फ्रिक्शन होगा वो किस नेचर का होगा, अब वो इस बार स्टैटिक नेचर का नहीं होगा, कन्फर्म है कि वो काइनेटिक नेचर का होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन। जब तक आपको म्यू एस और म्यू के अलग से ना बताए तो आपकी नज़रों में म्यू एस और म्यू के बराबर होते हैं। मैंने कई बार ये बात डिस्कस कर रखी है आपके सामने। इस वजह से हम इसको लिख सकते थे सीधा सीधा म्यू इंटू एन के बराबर। कोई चिंता का विषय? बहुत अच्छे। ना चलो फिर से डायग्राम बनाते हैं। अब क्योंकि ये बॉडी मूव कर रही होगी तो ध्यान से एक फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, एक फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा एन, और एक फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा। और ध्यान से इस बार इधर की ओर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मैंने सीधा लिख दिया था दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही थी। बट दिस टाइम बॉडी इज गोइंग टू मूव, दिस टाइम बॉडी इज गोइंग टू मूव। यदि बॉडी मूव करने वाली है तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि भैया हमें ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा वो काइनेटिक नेचर का होगा। बाय द वे एक बात बता दूं आप लोग को मैं, ये जितनी भी चीज़ें मैं एज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ ये सब कहीं ना कहीं मार्केट में एज अ क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो जब आप मेरे सारे लेक्चर्स करने के बाद फ्रिक्शन के आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो आपको लगे मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन हम लोगों ने करे पूरे इस सीरीज में, तो आप उसको डबल कर दीजिएगा, डबल से भी ज़्यादा कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो मैंने एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए होंगे। अब चाहता तो मैं उन्हीं को एज अ न्यूमेरिकल कराता तो 2-3 न्यूमेरिकल करा देता बिना बात के नाम के, ठीक है ना, लेकिन मैंने उनको एज अ कॉन्सेप्ट करा करके टाइम भी बचाया आपका। और देखो एक चीज और बता रहा हूं क्लियरली, मार्केट में जो भी कंटेंट है आप खुल के कंपेयर करो, खुल के कंपेयर करो। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप खुल के अपना फ्रिक्शन और सामने वाले मतलब जो भी टीचर ने पढ़ाया हो या फिर जहां भी आपने पढ़ा हो आप उनका फ्रिक्शन कंपेयर करो। आपको यदि कुछ वहां एक्स्ट्रा मिलता है तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको सीखने को मिल गया। और यदि आपका एक्स्ट्रा निकलता है तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो भी पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है और औरों के कंपैरिजन में अच्छा पढ़ा है, बस इसी रास्ते में मुझे लगे रहना है और मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो दोनों केस में आप ही की जीत है। तो प्लीज अपना कंटेंट जरूर कंपेयर किया करिए, ऑलवेज ऑलवेज, थोड़ा ध्यान से। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स कितना हो गया, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस, सो एन इज इक्वल्स टू आ गया एम जी कॉस थीटा, बिना किसी टेंशन के। बहुत अच्छे। एंड दिस पर्टिकुलर काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू, वो तो फिक्स हो चुका है, म्यू इंटू एन, तो n की वैल्यू आ चुकी है तो पुट कर दो म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, इस बार मैंने एम जी साइन थीटा से क्यों इसे बैलेंस नहीं कराया, समझ में आया ना? क्योंकि इस बार बॉडी रेस्ट में थोड़ी है, इस बार तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इधर की ओर, तो क्यों मैं कैसे बोल सकता हूँ कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स? समझ में आया कि नहीं आया? सो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, ये हमारा n है। सो कॉन्टैक्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ाया था, अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर। तो चलो पुट कर दे क्या? सो कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर, दैट इज एम जी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर दैट इज म्यू एम जी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ क्या? तो म्यू एम जी, अरे म्यू एम जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे। अब सोचो इस पूरे में से ध्यान से देखो तो तुम कुछ कॉमन निकाल सकते हो, जैसे कि एम जी बाहर आ जाएगा कॉमन और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा बाहर आ गया और अंदर क्या बचा रहेगा, इधर बचा रहेगा 1 और इधर बचा रहेगा म्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो नाउ आपका कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ चुका है, एम जी कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब मज़ेदार चीज़ देखो ध्यान से, एकदम मस्त मज़ेदार चीज़ देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैं बढ़िया से लिखे दे रहा हूँ अच्छे से, व्हेन थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, mg के बराबर है। और व्हेन योर थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, इस कंडीशन में आपका कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, mg cos थीटा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या ये बात? सो ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए किसी भी बच्चे के लिए। देखो जो बच्चा जेई की तैयारी करता है उसके लिए तो ये सब समझ लो कि ज़िंदगी है, मतलब उनके लिए अभी जेई ओरिएंटेड, जेई एडवांस ओरिएंटेड जब क्लास लूँगा ना अलग से, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों का यूज़ भर भर
भर भर के इन चीज़ों का यूज़ है। लेकिन जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत कॉमन चीज़ है बेटा, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये तो कभी भी, ये वाला तो साला कभी भी पूछ सकता है, वो ये तो कभी भी पूछ सकता है। क्यों ऐसा पूछ सकता है? क्योंकि किसी बच्चे को फ्रिक्शन का यदि आइडिया ना हो ना, तब भी वो इसका आंसर निकाल सकता है इस वाले तरीके से, जो मैंने यहाँ तरीका बताया, इस वाले तरीके से कि भैया क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब नेट इक्विलिब्रियम होगा, सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तो एन और एफ आर का जो रिजल्टेंट आएगा वही कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कहलाता है, वो एम जी को बैलेंस करना चाहिए। ऐसे लॉजिक लगा के भी उसका आंसर निकाला जा सकता था। इसीलिए बी रेडी कि आपको इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कभी भी देखने को मिल सकता है। सो ये अच्छे से लिख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे पेज में कहीं पे इस पेज के आसपास एक बड़ा सा पेड़ पौधा बना दीजिएगा, जो कि आपको बाद में रिवीजन करते वक्त याद दिलाएगा कि भैया सब कुछ छोड़ना है लेकिन इस वाले पार्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो आई होप कि हम लोगों ने इंक्लाइंड केस का भी कुछ कुछ आइडिया लिया। ठीक है, अब हम लोग एक दो केसेस लेंगे, एक दो क्वेश्चंस लेंगे, उससे हमें थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया और अच्छे से लगेगा कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ओके, तो प्लीज़ बढ़िया से क्वेश्चंस लेते हैं अपन लोग, इजी और बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चंस, थोड़ा देखते ध्यान से। मैं पहले इजी क्वेश्चन लूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं लूंगा। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान सुनना। अ मास ऑफ 4 kg, ध्यान सुनना, अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। वही है, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। आगे बोल रहा है it is found that when the inclination is 3 in 5, inclination is 3 in 5, तो 3 in 5 यदि कहीं लिखा है, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो उसने आगे बोला है when the inclination is 3 in 5, the block just begin to slide, the block just begin to slide, ब्लॉक स्लाइड करना चालू कर देता है। तो आपसे पूछ रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो ब्रो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे था और ये एंगल थीटा था तो ये ब्लॉक स्लिप करना चालू कर दिया, और साथ में उसने बता रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 थी उस वक्त। तो भाई यदि साइन थीटा दिया मतलब उसने कहीं ना कहीं टैन थीटा दिया है आपको। टैन थीटा यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो भाई बेस आसानी से निकल आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो पता चल जाएगा कि टैन थीटा की वैल्यू है 4/5। टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ ध्यान से अब सोचो, हम सब जानते हैं कि ब्लॉक इस पर्टिकुलर एंगल पे स्लिप करना चालू किया, और हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब tan थीटा म्यू के बराबर होता है उस वक्त ब्लॉक स्लिप करना चालू करता है, मतलब जस्ट स्लाइड करने वाला होता है। मतलब एक तरह से ये कहना चाह रहा है कि म्यू इज इक्वल्स टू है आपका, सॉरी ये 4/5 कैसे लिख दिया मैंने, माँ कसम मेरा गांजा ज़्यादा हो रहा है इस समय, ये 4/5 नहीं होगा भाई, 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, तो म्यू की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो हमारा म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/4, दैट इज 3/4 मतलब कितना, 0.75। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। क्लियर हुआ क्या, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 30। ठीक है, इज देयर एनी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए 0.4, ऑप्शन नंबर बी 0.6, ऑप्शन नंबर सी 0.8 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.75। 10 करोड़। तो ये दिस वाज द आंसर। सो म्यू इज इक्वल टू 0.75। क्वेश्चन को कितना ज़्यादा, इतना बड़ा सा उसने क्वेश्चन लिख दिया ऐसे। अब बच्चा क्या सोचना चालू कर दिया, अरे बड़ा क्वेश्चन आया है तो टफ ही होगा। अरे भाई वो पूछना चाह रहा है कि जिस वक्त बॉडी स्लिप करी है उस वक्त तुम्हारा यदि tan थीटा ये है तो म्यू क्या होगा। तो मैंने कहा भाई म्यू ही तो tan थीटा होता है उस वक्त का, तो तुमने जब tan थीटा दे रखा है तो हमारा सीधा सीधा वही हमारा म्यू हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्यों चिंता करेंगे, गेट माय पॉइंट और नॉट। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपसे बनना चाहिए था। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। अच्छा ये क्वेश्चंस मैं ऐड भी कर देता हूँ, ये सेम क्वेश्चंस मैं पीडीएफ के फॉर्म में ऐप में ऐड कर देता हूँ, तो आप लोग उनको डाउनलोड कर लिया करिए। नो डाउट वो एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई टाइपिस्ट या एडिटर ये सब नहीं होता। मैं सीधा एक रूल जानता हूँ, फिजिक्स
प्रॉपर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। मैटर नहीं करता कि वो सजा के सवार के दिया गया हो, ठीक है ना, क्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में मतलब मजेदार होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा फोटो खींचूंगा और उसका कैम स्कैनर चाहे जो भी होते हैं उनसे सीधा उसका पीडीएफ बना दूंगा और सीधा ऐड कर दूंगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस वो पीडीएफ ओपन कर लेना है और देख लेना है कि भैया ने ये क्वेश्चन क्लासरूम में कराए थे और ये क्वेश्चन है, मैं दोबारा देखता हूँ मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। यदि नहीं बन रहे तो रेड अलर्ट है, यदि बन रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो दोबारा वीडियो देख लेंगे। इस तरीके से आप चलिए, सब अच्छा होगा। गॉट इट और नॉट? सो एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पे बोल रहा है, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m which is placed on a rough inclined plane. When the inclination of the plane is theta, the block just began to slide down under its own weight. मतलब जब आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा था तो बॉडी नीचे स्लिप करने लगी खुद के वेट की वजह से, खुद के वेट की वजह से, ठीक है। आगे बोल रहा है, द मिनिमम फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन फॉर विच बॉडी विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, कितना होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये है कि ये एंगल थीटा है, यहाँ एक बॉडी रखी है m मास की, ठीक है। ये इस गिवन थीटा पे खुद के वेट की वजह से स्लिप करना चालू कर दी, खुद के वेट से ही स्लिप करना चालू कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि मैं इस सेम बॉडी पे कितना फोर्स ऊपर की ओर लगाऊं कि ये बॉडी ऊपर की ओर चलने लगे एट द सेम एंगल थीटा। क्वेश्चन ये है कि मैं ऊपर की ओर कितना फोर्स एफ लगा दूं कि ये बॉडी ऊपर की ओर चलने लगे एट एंगल थीटा। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं कि उससे हमें क्या मिला है, उससे हमें मिला क्या है। तो मैंने कहा देख भाई, यदि मैं इसका बीडी बनाऊं तो क्या दिखाई दे रहा है, इधर की ओर mg sin थीटा दिखाई दे रहा है और इधर की ओर मुझे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि क्या बोला है कि एट गिवन थीटा इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, मतलब mg sin थीटा जो है वो आपका जस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो चुका है, दैट इज fl। यदि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ है तो बॉडी स्लाइड करने लगी, जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ड्यू टू इट्स ऑन वेट। मतलब मुझे इतना तो क्लियर हो गया कि इसके बीडी में इधर की ओर लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इधर की ओर लग रहा है mg sin थीटा। हम सब ये बात बोल सकते हैं देख करके कि fl इक्वल टू कितना है, mg sin थीटा। अब इसके आगे थोड़ा भी बढ़ेंगे तो आपका mg sin थीटा इफेक्टिव हो जाएगा, fl कमजोर पड़ जाएगा और बॉडी स्लिप कर गई। ये है कहानी। तो मतलब मुझे उसने एक तरह से देखा जाए तो ना चाहते हुए भी अननोइंगली उसने मुझे हल्के हाथों से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन गिवन केस इसकी वैल्यू दे दी है मेरे को, ठीक है। बहुत अच्छे। लिमिटिंग वैल्यू कितना है, mg sin थीटा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है, mg sin थीटा। अब मैं इसका बीडी बनाता हूं। तो जब मैं इसका बीडी बनाऊंगा तो कैसा दिखाई देगा, इधर की ओर लग रहा होगा mg sin थीटा और इधर की ओर लग रहा होगा फोर्स f। अब ऑब्वियस सी बात है, इस बार बॉडी कहां की ओर जाना चाहती है, दिस टाइम बॉडी विल ट्राई टू गो अपवर्ड। तो बॉडी जब ऊपर की ओर जा रही होगी तो इस बार फ्रिक्शन कहीं ना कहीं नीचे की ओर आएगा। अब हम सब जानते हैं कि ये बॉडी तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक कि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा फोर्स इधर की ओर ना लग जाए, ठीक है। मतलब नेट फोर्स जो होना चाहिए, जैसे देखो ना तुम f की वैल्यू बढ़ाओगे तो सिंपल सा लॉजिक है कि fr जो है फ्रिक्शन वो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, फिर तुम और बढ़ाओगे, फिर ये और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाएगा। मतलब ये फ्रिक्शन चाहेगी ये बॉडी रुकी रहे, लेकिन एक हद तक ही ये फ्रिक्शन बढ़ सकता है ना, और ये हद तक बढ़ करके मैक्स टू मैक्स बढ़ के कितना हो सकता है, fl। यदि आप उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगा दो तो कहीं ना कहीं उसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी। तो मुझे समझ में आ गया कि यदि मैं चाहता हूं कि ये बॉडी ऊपर की ओर मूव करे तो मुझे कम से कम फोर्स F जो है ना वो तुम्हारा mg sin थीटा प्लस FL जितना रखना पड़ेगा। अब सॉरी क्या लिख दिया मैंने, mg sin थीटा प्लस FL जितना, एटलीस्ट मेरे को एटलीस्ट इतना फोर्स तो मेरे को लगाना पड़ेगा ऊपर की ओर। मतलब एटलीस्ट इतने पे नहीं, इससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इक्वलिटी वाला साइन मान के चल रहा हूँ। कहने को तो ये बोलना चाहिए कि एटलीस्ट इससे बड़ा फोर्स लगाना चाहिए। तो FL की वैल्यू क्या हमें पता है, यस बहुत अच्छे से पता है हमें। सरफेस तो चेंज हुई नहीं है, नेचर ऑफ द सरफेस चेंज हुआ नहीं है, मास तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो चाहे बॉडी ऊपर की ओर जाना चाहे चाहे नीचे की ओर जाना चाहे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो वही रहेगी। सो mg sin थीटा हम उसको यहाँ पुट कर दें तो हमारा f का वैल्यू कितना आ जाएगा, mg sin थीटा प्लस mg sin थीटा दैट इज 2mg sin थीटा। आपको कम से कम 2mg sin थीटा जितना फोर्स लगाना पड़ेगा
तब जा करके वो m मास की बॉडी को आप ऊपर की ओर भेज सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था mg साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन था 2mg साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन था mg कॉस थीटा और चौथा ऑप्शन था mg टैन थीटा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 2mg साइन थीटा, दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब फिर से मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लीजिए अच्छे से। आपकी जो बॉडी है वो नीचे की ओर स्लिप करने वाली है खुद के वेट की वजह से। मतलब mg साइन थीटा जो है वो एक तरह से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जितना हो गया, इसलिए तो वो अब स्लिप कराने की कंडीशन पे आ गया है। थोड़ा बड़ा भी रहा होगा mg साइन थीटा हो सकता है FL से, जिसकी वजह से बॉडी स्लिप करने लगी। लेकिन इक्वेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने मान लिया कि mg साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू FL। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस केस का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मेरे को निकल के आ गई, दैट इज mg साइन थीटा। नाउ अब मैं इस बॉडी के पास दोबारा गया, मैंने कहा इस बार मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना नीचे से कुछ फोर्स लगाता हूं और मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहता हूं। तो फ्रिक्शन क्या कहेगा? देख भाई, पिछली बार बॉडी नीचे जाना चाह रही थी इसलिए मैं ऊपर की ओर था, लेकिन तूने सांपत्ति कर दी। अभी तूने क्या बोला कि बॉडी ऊपर जाना चाहिए, तो यदि बॉडी ऊपर जाना चाहिए तो इस बार मैं तेरे को अपोज करने के लिए अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लूंगा पीछे की ओर, और फ्रिक्शन कहाँ की ओर एक्ट करना चालू कर देगा? डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे आप फोर्स अब बढ़ाओगे फ्रिक्शन अपना वैल्यू बढ़ाएगा जिससे कि वो बॉडी को रोक सके, लेकिन एक पर्टिकुलर हद तक ही वैल्यू बढ़ा सकता है ना, और वो हद क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन FL। तो माय डियर, FL की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं mg साइन थीटा। तो मुझे पता चल गया कि मुझे जो ऊपर की ओर लगाने वाला फोर्स है वो कम से कम mg साइन थीटा प्लस FL से बड़ा होना चाहिए, या उसके बराबर बोल दो एक बार, लेकिन एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो ही चलेगी बॉडी, लेकिन अब वहां पे ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो हम 2mg साइन थीटा हम चूज कर दिए। सो mg साइन थीटा प्लस FL की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं? mg साइन थीटा। लेट्स पुट इट देयर। जैसे पुट किया तो mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा, वी गॉट 2mg साइन थीटा, दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव द बॉडी अपवर्ड। सो दिस वाज द लॉजिक। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं अपन लोग, अच्छा लेते हैं, थोड़ा इजी टाइप का। हाँ, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब उतना टफ नहीं है। क्या बोल रहा है? देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास 200 kg इज बीइंग पुल्ड बाय द मैन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एंगल 45 डिग्री। ठीक है, एज सोन इन गिवन फिगर। ठीक है, अभी दिखा दूंगा। बोल रहा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। इफ ईच मैन कैन ओनली अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड फॉर द ब्लॉक टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अप द प्लेन। ठीक है, मतलब क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन क्या बोला, देखो ध्यान से। वो बाहुबली में देखा ना, बाहुबली में बाहुबली बाहुबली बाहुबली, समझ गया? कटप्पा का भतीजा, नहीं सॉरी भांजा, ना ध्यान से, ऐसा कुछ है। ये बाहुबली की मूर्ति उठानी है लोगों को, ठीक है ना। ये कई लोग ऐसे, समझ गए ना, भल्लाल देव कहीं बैठा होगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं, माँ कसम फिजिक्स के साथ गंदे गंदे कृत्य कर रहे हैं। वायर में कोई टेंशन ही नहीं है। उस मूवी में दिखाया गया है कि वो एक दूसरे की वायर पकड़ के ऐसे घूम रहे, साला वायर में कोई टेंशन नहीं, बीच बीच में उनकी वायर ढीली है और वो साला उतनी बड़ी मूर्ति उठा रहे हैं। मैं मनी मन कह रहा हूँ कि भाई ये बता, उसके आगे वाले आदमियों का कंट्रीब्यूशन क्या है? मतलब तुम फिजिक्स के मजे ले रहे हो भाई, मतलब हुलू लुलू कर रहे हो फिजिक्स के साथ। अबे वो वायर में स्लैक है तो इधर से तो इधर टेंशन कम्युनिकेट ही नहीं हुआ ना एक तरह से। तो मतलब बाहुबली मूवी में भल्लाल देव समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना ध्यान से। चलो, तो ये सारे लोग मिल करके लेट अस सपोज इस पर्टिकुलर ब्लॉक को खींचने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कि कितने नंबर ऑफ आदमी लगेंगे यदि एक आदमी, वन मैन इज इक्वल टू 500 न्यूटन लगा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बाहुबली नहीं है, समझना, ध्यान समझना, यहाँ पे कोई भी बाहुबली बेटा नहीं है, महेंद्र बाहुबली कोई भी नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो नाउ इस वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि बाहुबली होते तो अकेले ही मेंटेन कर लिए होते, इनफाइनाइट न्यूटन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो चलो ध्यान देते हैं प्लीज, यहाँ पे प्लीज फोकस करते हैं ना। इस बॉडी का यदि मैं बीडी बनाऊं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, इधर क्यों लग रहा है mg साइन थीटा, और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इस बार बॉडी ऊपर जाना चाहती है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन Fr, ठीक है, जो कि नो डाउट जिस वक्त बॉडी चलने वाली होगी उस वक्त उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Fl, ठीक है। और ऊपर की ओर लग रहा है टेंशन T, जिसकी वजह से बॉडी मूव करने वाली है। तो यदि मैं चाहता हूं कि ये बॉडी मूव करे तो टेंशन T की कम से कम जो वैल्यू होनी चाहिए वो mg साइन थीटा
प्लस एफ एल जितनी तो हो जानी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जितनी तो हो जानी चाहिए। इधर क्यों लग रहा होगा एन, इधर क्यों लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, और एफ एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम? चलो भाई लोग आगे मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ। ब्लॉक ऑफ मास 200 kg, इस ब्लॉक का मास कितना है 200 kg है, ठीक है बहुत अच्छे। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और थीटा कितना है 45 डिग्री, ये गिवन था। चलो भाई सबको पुट करते हैं यहाँ पे, तो टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो एम कितना है 200 इंटू जी 10 इंटू साइन 45, तो साइन 45 पुट करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, सीधा सीधा पुट कर रहा हूँ। प्लस नाउ एफ एल की बात करते हैं, एफ एल, तो एफ एल इक्वल टू कितना है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू कितना बेटा, म्यू की वैल्यू है 0.5 मतलब 1/2 इंटू एम जी दैट इज 200 इंटू 10 इंटू कॉस 45, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2। क्लियर है क्या? ना इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ओवरऑल, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये 100 हो गया, ठीक है। 100 इंटू 10 एंड 200 इंटू 10 डिवाइड बाई √2, डिवाइड बाई √2 दोनों में कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3000, 10 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 100 इंटू 10 1000, 2000, 200 इंटू 10 2000, 3000 बाई √2। इतना न्यूटन फोर्स आपको कम से कम क्रिएट करना है। यू वांना क्रिएट एटलीस्ट दिस मच फोर्स, आपको इतना फोर्स क्रिएट करना ही करना है। इतना फोर्स जब क्रिएट करेंगे तब ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा पाएगा, ठीक है बहुत अच्छे। तो मैं यदि इसकी वैल्यू सॉल्व करूं तो कितना आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 3000 अपॉन पे 1.41। मैं एग्जैक्टली मोबाइल से यूज़ करके और एग्जैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूँ। कभी कभी लगता है साला मैं IITian कैसे बन गया बे, नहीं सेक्सी आदमी बनूंगा क्यों नहीं। 1.41 ना, 1.41 तो आ गया 2127 न्यूटन। कितना आया 2127 के अप्रॉक्सीमेटली। ये क्या लिखा भाई 2127 न्यूटन के आसपास आया, ठीक। आपको कम से कम कितना फोर्स क्रिएट करना है 2127 न्यूटन फोर्स क्रिएट करना है, तब ये ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो यदि एक आदमी आपका 500 न्यूटन क्रिएट कर सकता है, तो यदि आप मान लीजिए एक आदमी लगाते हैं तो 500 न्यूटन आएगा, 2 लगाएंगे तो 1000 आएगा, 3 लगाएंगे तो 15 आएगा, 4 लगाएंगे तो 2000 न्यूटन आएगा। अब भाई मतलब करंटली अभी तो कोई ऐसे डिवाइस नहीं आई जिसके अकॉर्डिंग अपन 1/4 आदमी निकाल लें, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आदमी तो पूरा का पूरा ही लेंगे तो देखो 4 आदमी लेंगे तो भल्लाल देव की मूर्ति गिर जाएगी। तो कम से कम हमें कितना लेना पड़ेगा 5 आदमी लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम 5 आदमी लेंगे, यदि कम से कम एटलीस्ट इफ वी आर गोइंग टू हैव 5 पर्सन्स, देन ऑन दैट केस 5 पर्सन लगाने पे आप 2500 न्यूटन तक फोर्स लगा सकते हो। आपको तो इतना ही लगाना है, तो वो आदमी आसानी से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो 500 मैक्सिमम लगा सकते हैं। कम में काम बनेगा तो कम भी बना लेंगे। वैसा थोड़ी है कि मेरे पास 500 रुपये हैं तो मैं बाजार में 500 रुपये फूंकूंगा ही। अरे भाई मेरा काम 400 रुपये में हो रहा होगा तो 400 रुपये दे के आ गया, बात खत्म, 100 रुपये बचा लूंगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि वो मैक्सिमम 500 तक लगा सकते हैं, हाँ 500 से ऊपर नहीं लगा सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 4 लोग मिल बांट के इतना बढ़ा लें, बोले कि 10-10 न्यूटन बढ़ा लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 मैन, दूसरा ऑप्शन है 15 मैन, तीसरा ऑप्शन है 5 मैन, और चौथा ऑप्शन है 3 मैन। तो करेक्ट आंसर इज 5 मैन। क्लियर है, 5 आदमी कम से कम एक तरह से देखा जाए तो चाहिए होंगे, तभी जाकर के वो बॉडी ऊपर की ओर उठ पाएगी। क्लियर है क्या? सो एक हमने और अच्छा क्वेश्चन कवर कर लिया, ठीक है। नाउ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपको दिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं दिए दे रहा हूँ, आप इसको खुद से भी करिएगा एक बार। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि बॉडी ऊपर क्यों जा रही है ना, तो इसलिए फ्रिक्शन नीचे क्यों रहा है, ठीक है ना। चलो ना ध्यान से थोड़ा प्लीज फोकस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज अ ब्लॉक, ठीक है, ध्यान से, देयर इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक में एक बॉडी इधर की ओर है, एक बॉडी इधर की ओर है, ठीक है ना। ध्यान से
थोड़ा ध्यान से, 5 kg एंड 6 kg, इधर की ओर है 5 kg, इधर की ओर है 6 kg, ठीक है। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, थीटा इज गिवन टू बी 30 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, if the two blocks of mass 5 kg and 6 kg are connected by a light string passing over a light frictionless pulley, if mass m1 is at rest on the inclined plane, mass m2 hanging vertically, if the angle of inclined plane is theta, what is the magnitude and direction of force of friction on 5 kg block? मतलब 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना आएगा और किधर की ओर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। करना कैसे है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो ऊपर की ओर लग रहा होगा T और डाउनवर्ड लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ 6G, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 6G, दैट इज 60 न्यूटन, ठीक है, बहुत अच्छे। अब उसका यदि मैं एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे ऊपर की ओर आ रहा होगा 60 न्यूटन, टेंशन T लगेगा ना क्योंकि सेम वायर है, तो ऊपर की ओर टेंशन T 60 न्यूटन और इधर की ओर लगेगा mg sin 30, mg sin 30, तो m कितना है 5, तो यहाँ की ओर आ गया 5g sin 30। अच्छा सोच के देखो 5g sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, तो 5 इंटू जी 5 इंटू 10 50, 50/2, ये कहीं ना कहीं 25 न्यूटन है, कितना है 25 न्यूटन। तो ध्यान से सोचो, इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर लग रहा है 60 न्यूटन और इधर की ओर लग रहा 25 न्यूटन, फिर भी ये ब्लॉक रेस्ट में, मतलब कंफर्म है ना कि इधर की ओर कोई ना कोई फ्रिक्शन आया है जो कि इस पर्टिकुलर फोर्सेस को बैलेंस करा रहा है। जिधर की ओर छोटा फोर्स होगा उधर की ओर फ्रिक्शन आएगा ना, तभी तो बड़े फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। तो 25 प्लस एफ आर इक्वल टू 60, 25 प्लस एफ आर इज इक्वल टू 60। नाउ इसको उधर भेज दीजिए तो एफ आर की वैल्यू आ चुकी है आपके 35 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या, 35 न्यूटन डाउन द प्लेन। सो देयर वर 4 ऑप्शंस, 35 न्यूटन अप द प्लेन, 35 न्यूटन डाउन द प्लेन, 85 न्यूटन अप द प्लेन, 85 न्यूटन डाउन द प्लेन। सो अवर करेक्ट आंसर इज 35 न्यूटन अप द प्लेन। क्लियर हुआ क्या, सॉरी अप द प्लेन, हट बे, डाउन द प्लेन। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर बी। सो देखो ना, हमने लाइट की स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व किया और एकदम फटाक से कर लिया। वैसे बाय द वे आप लोग एक बात देख पा रहे होंगे कि हम कितने कम समय में कितने ज़्यादा और अच्छे न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं। मतलब हम कोई मजाक वाले न्यूमेरिकल्स पहली बार तो कवर नहीं करते, ठीक है ना, मतलब कोई भी ऐसा वैसा न्यूमेरिकल हम लोग डील नहीं करते, ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स डील करते हैं जो कि एटलीस्ट नीट और जेई मेन में तो आराम से आते हैं। नो डाउट एडवांस के लिए मैं नहीं बोलूँगा, एडवांस के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा डीप में जाना बाकी है एंड वी विल गो विद दैट, डोंट वरी। लेकिन ओवरऑल हमको मुद्दा समझ में आ गया, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, सो दीज वर द थिंग्स जो आज हम लोगों ने कवर करी और आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत तो समझ में आया भी होगा, चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। सो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम मैं नहीं देता हूँ। मेरा ये रहता है कि 40 से 50 मिनट के बीच में लेक्चर रहे, जिससे कि बच्चे का कम समय में ज़्यादा कंटेंट भी कवर हो जाए और बच्चा ऐसा भी ना हो कि, क्योंकि देखो ना, ये क्लासरूम वाला लेक्चर नहीं है ना कि 1.5 घंटे तक का लेक्चर आपको दिया जा सके। 1.5 घंटे का लेक्चर क्लासरूम में चलता है क्योंकि वहाँ टीचर मजाक करा रहा, हंसी मजाक चल रहा, खूब मौज मस्ती चल रही है, टीचर की गर्लफ्रेंड किसके साथ भाग गई, ये सब हमें वहाँ पता चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हमें ये सब बातें नहीं पता चलती ना। ऑनलाइन में अभी मैं कितनी गर्लफ्रेंड को भगाऊंगा, सोच के देखो ना। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट ले लो और थोड़ा कम समय में स्क्रीन टाइम के लिए, मतलब स्क्रीन टाइम यूज़ करो, कम समय के लिए मोबाइल यूज़ करो, दैट्स ऑल। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से वही कि अपने दोस्तों को भी बताया करिए। यदि आपका एक फ्रेंड भी आपकी वजह से इन वीडियोस को देख करके पढ़ना चालू कर देता है तो मेरी और आपकी दोनों की जीत है। ऐसे आपकी ऐसे कि आप मेरे को सपोर्ट किए और मेरी जीत ऐसी है कि एक अच्छा कंटेंट एक और बच्चे के पास पहुंच पाया। सो दैट्स ऑल आज के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।